नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के लिए सभी नीतिगत निर्णयों और प्रबंधों को लागू करने के लिए इस संगठन के सचिवालय के गठन की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऊर्जा और संसाधन संस्थान के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे। सीबीआई की विशेष अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को करोड़ों रुपए के चारा घोटाले में दोषी ठहराया। 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में विधानसभा चुनाव प्रचार में तेजी। देश के निर्यात में जनवरी में पिछले वर्ष की तुलना में 36.76% की वृद्धि। स्वास्थ्य नियंत्रण ब्यूरो दुनिया भर में डार्कनेट के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी रोकने का समाधान खोजने के लिए डार्कथॉन 2022 का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की फिलीपींस की 3 दिन की यात्रा आज संपन्न। रूस ने यूक्रेन सीमा से अपने कुछ सैनिकों को वापस बुलाया। जर्मन चांसलर ओल्फ शुल्ज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने मॉस्को पहुंचे और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2020 श्रृंखला का पहला मैच कल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। समाचार संध्या में नवीन सक्सेना के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है, सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239784046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज G20 सचिवालय और इसकी रिपोर्टिंग संरचनाओं की स्थापना को मंजूरी दी। भारत इस वर्ष 1 दिसंबर से 30 नवंबर 2023 तक G20 समूह की अध्यक्षता करेगा। वर्ष 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भी होगा। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। ये वैश्विक आर्थिक प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के G20 की अध्यक्षता में ज्ञान, सामग्री, तकनीकी, मीडिया, सुरक्षा और लॉजिस्टिक पहलुओं से संबंधित कार्यों को संभालने के लिए G20 सचिवालय की स्थापना की जा रही है। एक रिपोर्ट। G20 सचिवालय का संचालन संबंधित मंत्रालयों, विभागों और विशेषज्ञों के जरिए किया जाएगा, जिसमें विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की अहम भूमिका होगी। सचिवालय फरवरी 2024 तक कार्य करेगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक शीर्ष समिति सचिवालय का दिशा निर्देशन करेगी। भारत की अध्यक्षता में G20 को मार्गदर्शन प्रदान करने में वित्त मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और G20 शेर्पा अहम भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा G20 की तैयारियों की निगरानी और शीर्ष समिति को जानकारी देने के लिए एक समन्वय समिति भी गठित की जाएगी। बहुपक्षीय मंचों पर उठाए जाने वाले वैश्विक मुद्दों पर भारत के नेतृत्व को मजबूत बनाने और इस दिशा में दीर्घकालिक क्षमता निर्माण करने में G20 सचिवालय की भूमिका काफी अहम साबित होगी। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भाषण देंगे। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, टिकाऊ उत्पादन, ऊर्जा में बदलाव, विश्व की आम समस्याओं और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श होगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे और पंजाब में एक ही चरण में होने वाले मतदान के लिए प्रचार जोरों पर है। उत्तर प्रदेश में 5 चरणों के उम्मीदवारों के नाम तय होने के बाद प्रमुख प्रचारक और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रैलियों में जुटे हैं। मणिपुर में भी चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। पार्टी के नेता राज्य के विभिन्न हिस्सों में मतदाताओं तक पहुंचने और उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में 20 फरवरी को 16 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। साथ ही 117 सीटों वाली पंजाब विधानसभा के लिए भी एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 6 जिलों की 38 सीटों पर 28 फरवरी को मतदान होगा।
दूसरे चरण में 10 जिलों की 22 सीटों पर 5 मार्च को वोट डाले जाएंगे। आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अब निर्दिष्ट खुले स्थानों की क्षमता या एसडीएमए द्वारा निर्धारित सीमा के अधिकतम 50% तक अपनी बैठकें और रैलियां आयोजित करने की अनुमति है। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच के दौरान 2 पर्चे रद्द कर दिए गए हैं, जबकि एक उम्मीदवार ने नाम वापस ले लिया। दूसरे चरण में 22 सीटों के लिए 96 नामांकन भरे गए हैं। पर्चों की जांच की आखिरी तारीख कल थी। 21 सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जांच कल पूरी हो गई। कल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। पंजाब में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से प्रवर्तन एजेंसियों ने कल तक 448 करोड़ 10 लाख रुपए की वस्तुएं जब्त की हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने आज चंडीगढ़ में बताया कि पंजाब आबकारी निगरानी टीमों ने 29 करोड़ 88 लाख रुपए की शराब जब्त की है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार प्रवर्तन टीमों ने 30 करोड़ 42 लाख रुपए की बेहिसाबी नकदी जब्त करने के अलावा 325 करोड़ 26 लाख रुपए के मादक पदार्थ भी बरामद किए हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया है। श्री कुमार ने बताया कि वो पार्टी से बाहर रहकर देश की बेहतर तरीके से सेवा कर सकते हैं। करोड़ों रुपए के चारा घोटाले के 5वें और अंतिम मामले में दोषी ठहराए गए राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को आज शाम होटवार जेल से राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान स्थानांतरित कर दिया गया है। डॉक्टरों के एक दल ने होटवार जेल में उनके स्वास्थ्य की जांच की। एक रिपोर्ट। खराब स्वास्थ्य होने के कारण लालू प्रसाद राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान के स्पेशल पेइंग वार्ड में ही रहेंगे। झारखंड के डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने आज लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया। लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि चारा घोटाले में 36 लोगों को 3 साल के कैद की सजा सुनाई गई है। लालू प्रसाद यादव की सजा पर 21 फरवरी को सुनवाई होगी। विशेष अदालत ने 24 अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत 21 फरवरी को लालू प्रसाद के मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। इससे पहले अदालत ने लालू प्रसाद यादव को होटवार जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इस बीच चारा घोटाले के पिछले मामले के सभी 99 आरोपी अदालत में हाजिर नहीं हुए। सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश एसके शशि ने लालू प्रसाद यादव और अन्य 99 आरोपियों को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया था। करोड़ों रुपए के चारा घोटाले से जुड़े 5 में से 4 मामलों में लालू यादव को दोषी ठहराया जा चुका है। झारखंड के गठन से पहले लालू प्रसाद के बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए ये घोटाला हुआ था। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में अब तक 173 करोड़ 42 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 44 लाख 68 हजार से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर इस समय 97.82% है। कल 82 हजार से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए, जबकि 27 हजार से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। असम सरकार ने आज से कोविड से संबंधित प्रतिबंध हटा लिए हैं। कोविड प्रतिबंध हटाने वाला असम देश का पहला राज्य बन गया है। अस्पतालों को छोड़कर टीका लगाए बिना लोगों के सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश पर प्रतिबंध लागू रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901 पर। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इसको निरंतर बल देना है और इसलिए उसके लिए सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी विजन से मुमकिन हुई हमारी बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना। आज ही डाकघर या बैंक जाकर सुकन्या समृद्धि खाता खोलें और बिटिया के नाम 250 रूपए से लेकर 1.5 लाख रूपए तक सालाना जमा करते रहिए। इस पर सरकार आयकर छूट के साथ ज्यादा ब्याज भी देती है।
समय आने पर कुछ पैसा उच्च शिक्षा के लिए और बाकी शादी के समय निकाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता, बेटियों के सर्वांगीण विकास का संकल्प। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय बचत संस्थान की वेबसाइट nsiindia.gov.in पर जाएं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। इस वर्ष जनवरी में भारत का कुल निर्यात 61 अरब 41 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। निर्यात में पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 36.76% और जनवरी 2020 की तुलना में 38.9% की वृद्धि हुई है। इस वर्ष जनवरी में कुल आयात लगभग 67 अरब 76 करोड़ डॉलर मूल्य होने का अनुमान है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी दुनिया भर में डार्कनेट के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी रोकने का समाधान खोजने के लिए नई दिल्ली में डार्कथन 2022 का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों, युवाओं और तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल करना है ताकि डार्कनेट बाजारों की गुमनामी को उजागर करने के लिए प्रभावी तरीके से निराकरण किया जा सके। डार्कथॉन के उद्घाटन के बाद एनसीबी के महानिदेशक एसएन प्रधान ने कहा कि ये हैकाथॉन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का परिणाम है। देखिए, आर्थिक प्रगति में साइबर अपराध, क्योंकि अभी जो रिस्क एनालिसिस हुआ है, जो इंटरनेशनल रिस्क है, उसमें सबसे नंबर 1 पे जो अव्वल नंबर का रिस्क है वो है साइबर अटैक और साइबर डैमेज। अगर ऐसा रिस्क है डिजास्टर से भी ऊंचा उसको रखा गया, नेचुरल डिजास्टर के ऊपर रखा, तो इसलिए इस रिस्क को कंट्रोल करना, इस रिस्क पर नकेल कसना बहुत जरूरी है। ये हैकाथॉन 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है, जो आज से शुरू होकर 22 अप्रैल तक चलेगा। पंजीकरण 31 मार्च को बंद होगा। ग्रैंड फिनाले 22 अप्रैल को निर्धारित है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत 22 एक्सप्रेसवे, 23 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं और 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की योजना है। गतिशक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्र की बुनियादी ढांचागत संपर्क परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेलवे और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ जोड़ता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत 6 लाख गांवों का मानचित्रण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 100 शहरों के लिए पैन इंडिया 3D मानचित्र तैयार किए जाएंगे जो देश के लिए प्रमुख बदलाव साबित होंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भूस्थानिक आंकड़े जारी होने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर कहा कि भूस्थानिक प्रणाली, ड्रोन नीति और मुक्त अंतरिक्ष क्षेत्र देश में भविष्य की आर्थिक प्रगति की पहचान होंगे। केंद्र सरकार का 11 सदस्यीय दल कल से राजस्थान के पश्चिमी जिलों में सूखे से हुए नुकसान का आकलन करेगा। एक रिपोर्ट। माइंडट्री के सह संस्थापक सुब्रत बागची और एनएस पार्थसारथी बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान को 425 करोड़ रुपए का दान देंगे। इस राशि से एक स्नातकोत्तर चिकित्सा महाविद्यालय और 800 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। प्रस्तावित बागची पार्थसारथी अस्पताल एक गैर लाभकारी अत्याधुनिक अस्पताल होगा। संसद टीवी के यूट्यूब चैनल को कुछ घोटालेबाजों की अनधिकृत गतिविधियों के कारण समझौता करना पड़ा। हमलावरों ने चैनल का नाम बदलकर इथेरियम कर दिया था। संसद टीवी के संयुक्त सचिव पुनीत कुमार ने बताया कि चैनल की सोशल मीडिया टीम ने तत्काल कार्रवाई की और सुबह तक उसे बहाल कर दिया। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के लिए सभी नीतिगत निर्णयों और प्रबंधों को लागू करने के लिए संगठन के सचिवालय के गठन की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऊर्जा और संसाधन संस्थान के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे। सीबीआई की विशेष अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को करोड़ों रुपए के चारा घोटाले में दोषी ठहराया। 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में विधानसभा चुनाव प्रचार में तेजी। देश के निर्यात में जनवरी में पिछले वर्ष की तुलना में 36.76% की वृद्धि। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो दुनिया भर में डार्कनेट के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी रोकने का समाधान खोजने के लिए डार्कथॉन 2022 का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की फिलीपींस की 3 दिन की यात्रा आज संपन्न। रूस ने यूक्रेन सीमा से अपने कुछ सैनिकों को वापस बुलाया। जर्मन चांसलर ओल्फ शुल्ज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने मॉस्को पहुंचे। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 श्रृंखला का पहला मैच कल कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की फिलीपींस की 3 दिन की यात्रा आज संपन्न हो गई। विदेश मंत्री के रूप में डॉक्टर जयशंकर की फिलीपींस की यह पहली यात्रा थी। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने फिलीपींस के विदेश मंत्री थियोडोरो एल लोक्सिन जूनियर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद का मुकाबला करने तथा रक्षा क्षमताओं के साथ साथ सैन्य प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सहित रक्षा और समुद्री सुरक्षा में भागीदारी मजबूत करने की दिशा में आगे काम करने पर सहमति व्यक्त की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय चिकित्सा विद्यार्थियों के फिलीपींस शीघ्र लौटने की सुविधा पर ध्यान देने का आग्रह किया। दोनों पक्षों ने बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतावास ने भारतीयों विशेषकर छात्रों से कहा है कि यूक्रेन में रहना जरूरी नहीं है तो वे अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ दें। भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे यूक्रेन की गैर जरूरी यात्रा न करें और यूक्रेन में भी इधर उधर जाने से बचें। दूतावास ने सभी भारतीयों से कहा है कि वे यूक्रेन में रहने के स्थान की सूचना दूतावास को दें ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनसे संपर्क किया जा सके। यूक्रेन में भारतीय दूतावास सामान्य रूप से काम कर रहा है और वहां रह रहे भारतीय समुदाय को सभी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों से जल्द यूक्रेन छोड़ने को कहा है। उधर रूस और बेलारूस यूक्रेन के उत्तरी क्षेत्र में संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका और ब्रिटेन के नेताओं ने कहा है कि यूक्रेन संकट को राजनयिक माध्यम से हल करने की सभी उम्मीदें बरकरार हैं, लेकिन उन्होंने स्थिति को बहुत नाजुक बताया है। रूस ने कहा है कि आक्रमण की आशंका के मद्देनजर वो यूक्रेन की सीमा से अपने कुछ सैनिकों को वापस बुला रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बड़े पैमाने पर सेना तैनाती का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन कुछ यूनिटों को वापस बुलाया जा रहा है। बयान में ये नहीं बताया गया है कि कितने सैनिकों को हटाया गया है और ये भी स्पष्ट नहीं है कि इस फैसले से तनाव कितना कम होगा। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच तनाव के चलते जर्मन चांसलर ओल्फ शुल्ज राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने मॉस्को पहुंच गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने कल रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों से बातचीत की और दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव पर गंभीर चिंता व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने बताया कि गुतेरस ने रूस के शीर्ष राजनयिक सर्गेई लावरोव और यूक्रेन के विदेश मंत्री डायमेट्रो कुलेबा से कहा कि आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता कूटनीति उपाय ही है। उन्होंने तनाव कम करने के लिए राजनयिक चर्चाओं का स्वागत किया और इस तथ्य को फिर से रेखांकित किया कि बातचीत का कोई विकल्प नहीं है। सुरक्षा परिषद गुरुवार को यूक्रेन और मिन्स्क समझौतों पर एक वार्षिक बैठक आयोजित करेगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत में मुद्दों पर संविधान के दायरे और व्यवस्था तथा लोकतांत्रिक लोकाचार और नीति के अनुसार विचार किया जाता है और उनका समाधान किया जाता है। इस्लामी सहयोग संगठन OIC के हाल के एक बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि OIC सचिवालय की सांप्रदायिकता मानसिकता इन वास्तविकताओं को नहीं समझ सकती। उन्होंने इसे भारत के मामलों में OIC महासचिव का लक्षित और गुमराह करने वाला बयान बताया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत
आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इस संघर्ष की एक झलक। गृहस्थर घर हुआ की बासे ने हुआ शिशु है नती हुआ। आज की कड़ी में हम असम के स्वतंत्रता सेनानी नबीन बरदोलाई को स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 15 फरवरी 1875 को असम के कामरूप जिले में हुआ था। वे 1920 से 1922 के दौरान असम में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने अपने विशिष्ट कार्यों और जीवन शैली के जरिए खादी के उपयोग और अहिंसा के सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में असम को शामिल कराने के उद्देश्य के साथ बरदोलाई असम एसोसिएशन में शामिल हुए और 1919 में इंग्लैंड गए। उनकी ये यात्रा सफल रही और असम को नई प्रशासनिक योजना में शामिल किया गया। 1920 में वे नागपुर अधिवेशन के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। बरदोलाई ने असम में कांग्रेस की गतिविधियों को आगे बढ़ाने और असहयोग आंदोलन में लोगों की भागीदारी बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली। इस दौरान और 1930 के दशक में बरदोलाई को जेल भी जाना पड़ा तथा अंग्रेजों का कठोर बर्ताव सहना पड़ा। बरदोलाई ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में कई महत्वपूर्ण पद संभाले। वे 1926 में कांग्रेस के पांडु अधिवेशन की स्वागत समिति के महासचिव थे। राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने के अलावा बरदोलाई प्रसिद्ध लेखक और अनुवादक भी थे। उनके ज्यादातर लेखन में देशभक्ति की भावना को प्रमुखता दी गई है। बरदोलाई के समर्पण, दृढ़ता और कड़ी मेहनत ने उन्हें कर्मवीर के रूप में लोकप्रिय बनाया। महान स्वतंत्रता सेनानी को शत शत नमन। कत सेनानीर मृत्यु होलो, कत जीवन यौवन गेलो, সেই মৃত্যু অপরাজেয়, সেই মৃত্যু চিরবরণীয়। हम स्वतंत्रता सेनानी जाहनूर अली को याद करते हैं। 15 फरवरी 1922 को असम की सूरमा घाटी के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जाहनूर अली भावी राजनीतिक कार्रवाई पर चर्चा के लिए लगभग 300 लोगों के साथ सिलहट के कनई घाट में एकत्र हुए। हालांकि इस बैठक के लिए स्थानीय पुलिस की अनुमति ली गई थी, फिर भी ब्रिटिश अधिकारियों ने अचानक इन लोगों को 7 मिनट के भीतर प्रांगण खाली करने का आदेश दे दिया। निर्दोष लोगों की बात सुने बिना ही पुलिस ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी और गोली लगने से जाहनूर अली की मौके पर ही मौत हो गई थी। हम इस महान स्वतंत्रता सेनानी को सलाम करते हैं। हम सत्याग्रही सिद्धेश्वर राजहंस को भी याद करते हैं, जो 15 फरवरी 1932 को शहीद हुए थे। राजहंस बिहार के मुंगेर जिले के थे और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। मुंगेर की कांग्रेस कमेटी ने 15 फरवरी 1932 को झंडा सत्याग्रह दिवस के रूप में घोषित किया था। राजहंस उस भीड़ में शामिल हो गए जो तारापुर थाने पर झंडा फहराने के उद्देश्य से इकट्ठा हुई थी। पुलिस ने पहले भीड़ को वहां से हटने की चेतावनी दी और फिर उस पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इसमें राजहंस गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस महान शहीद को हमारा नमन। हम गांधीवादी और प्रसिद्ध कलाकार कलपति गणपति सुब्रमण्यन को भी याद करते हैं, जिनका जन्म 15 फरवरी 1924 को केरल के कुथुपरम्बा में हुआ था। वो स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल थे और अपनी गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते थे। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में सरकारी महाविद्यालयों में उनकी नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
स्वतंत्रता के बाद सुब्रमण्यन विविध कलाकारियों, मिट्टी के बर्तन, मूर्ति कला, खिलौने और बच्चों की पुस्तकें लिखने में व्यस्त हो गए। इस महान भारतीय को आकाशवाणी का नमन। हम दिल्ली के 2 निवासियों को भी याद करते हैं जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया था। ये हैं आमिर अली और शेख मुराद खान। उन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने पकड़ लिया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। 15 फरवरी 1858 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। हम इन महान शहीदों को सलाम करते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। और अब क्रिकेट। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ऋषभ पंत को 2020 श्रृंखला में उप कप्तान की जिम्मेदारी दी है। रोहित शर्मा भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने गुरु रविदास जयंती के अवसर पर कल राजधानी में अवकाश की घोषणा की है। दिल्ली सरकार के अंतर्गत सभी सरकारी कार्यालयों में कल अवकाश घोषित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरु रविदास की जयंती की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि उनकी सरकार ने हर कदम पर, हर कार्यक्रम में गुरु रविदास की भावनाओं का अनुपालन करने का प्रयास किया है। अब एक नजर मौसम पर। दिल्ली में हल्की धुंध छाई रह सकती है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। तापमान 17 से 28 डिग्री के बीच रह सकता है। चेन्नई में सुबह कोहरा और बाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। तापमान 22 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। तापमान 16 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। श्रीनगर में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होगी। जम्मू में आसमान साफ रहेगा और दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और कहीं कहीं हल्की बर्फबारी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 0 से 12 डिग्री नीचे और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। आइजोल और शिलंग में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। कोहिमा में बादल छाए रहेंगे। गैंगटॉक, इम्फाल और ईटानगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अगरतला में कोहरा रहेगा। इन शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का आसार है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 58,142 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 17,352 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 75 रुपये 34 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का मूल्य 49,320 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी 63,000 रुपये प्रति किलो रह गई और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत घटकर $93.50 प्रति बैरल पर आ गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 17 फरवरी को पटना में बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन बिहार विधानसभा के स्थापना दिवस के अवसर पर होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के लिए सभी नीतिगत निर्णयों और प्रबंधों को लागू करने के लिए संगठन के सचिवालय के गठन की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऊर्जा और संसाधन संस्थान के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे। सीबीआई की विशेष अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को करोड़ों रुपए के चारा घोटाले में दोषी ठहराया। 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में विधानसभा चुनाव प्रचार में तेजी। देश के निर्यात में जनवरी में पिछले वर्ष की तुलना में 36.76% की वृद्धि।
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो दुनिया भर में डार्कनेट के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी रोकने का समाधान खोजने के लिए डार्कथॉन 2022 का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की फिलीपींस की 3 दिन की यात्रा आज संपन्न। रूस ने यूक्रेन सीमा से अपने कुछ सैनिकों को वापस बुलाया। जर्मन चांसलर ओल्फ शोल्ज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने मॉस्को पहुंचे और भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 श्रृंखला का पहला मैच कल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।